वालेकुम स्टूडेंट्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने इफ़ देन और इफ़ देन एल्स को पढ़ा था। इफ़ देन में आपने देखा था कि हम एक कंडीशन की बेस पे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट या स्किप करते हैं। फिर इफ़ देन एल्स में हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो तो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और दूसरा स्किप हो जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो पहला वाला स्किप हो जाता है और दूसरा वाला एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हों, जैसे आपने सी प्लस प्लस में और सी लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है इफ एल्स इफ को, इसी तरह यहाँ पे एक्सटेंडेड इफ देन एल्स उसको बोलते हैं। इफ एल्स इफ वाला ही स्ट्रक्चर है, सिर्फ हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड इफ देन एल्स। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि is used to choose one block of statements is used to choose one block of statements from many। if में तो एक ही होता है, या एग्जीक्यूट या स्किप। इफ देन एल्स में दो होते हैं जिनमें से कोई एक सिलेक्ट करना होता है। एक्सटेंडेड में हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं और कंडीशन की बेस पे हमने कोई एक सिलेक्ट करना होता है। तो इसका सेंटेक्स बहुत सिंपल है वैसे ही। इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो नेक्स्ट पे आ जाएगा इफ एल्स, दोबारा कंडीशन चेक होगी, देन एन तक जितनी भी कंडीशन, दो तीन चार पाँच, जितनी स्टेट कंडीशंस हमने लगानी है वो सारी हम यहाँ पे लगाते हैं। और एल्स में जब ये सारी कंडीशंस अगर फॉल्स हो जाती हैं तो हम एक एल्स दे देते हैं। अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हैं तो फिर एंड पे ये वाला आंसर शो करवा दो। तो बिल्कुल वैसा ही सेंटेक्स है। इफ कंडीशन वन, देन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इसको स्किप करके नेक्स्ट पे आ जाओ। एल्स इफ लिखते हैं और उसके साथ फिर एक और कंडीशन लिखते हैं, देन एंड सो ऑन। इसकी वर्किंग क्या है कि आपने टेस्ट कंडीशन in if then else with multiple alternatives are execute in a sequence until a true condition is found। कि वो वन बाय वन हर कंडीशन को चेक करता जाता है जब तक उसे कोई एक एक्यूरेट कंडीशन नहीं मिलती। जब उसे एक एग्जैक्ट ट्रू कंडीशन मिल जाती है तो उस ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट कर देता है जिसकी कंडीशन ट्रू होती है, और बाकी सारों को वो क्या कर देता है, स्किप कर देता है। इफ एल्स इफ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो ये बिल्कुल वैसे ही इसकी वर्किंग है। इसके बाद इसका फ्लो चार्ट देखें। कंडीशन वन ट्रू होगी तो ब्लॉक वन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद एंड हो जाएगा। अगर फॉल्स होगी तो वो टू पे आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करेगा और एंड कर देगा, बाकी सारों को स्किप कर। इस तरह वन बाय फॉल्स होती जाएंगी तो कंडीशन चेक होती जाएंगी। जैसे ही कोई एक ट्रू आएगी उसके बाद लास्ट एंड हो जाएगा हमारे अफेयर्स का। अगेन आपको बता रही हूँ कि जब आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना हो, अगर आपके पास इफ देन एल्स या एक्सटेंडेड इफ देन एल्स स्ट्रक्चर आया है तो आपने ये एक्सप्लेनेशन, सेंटेक्स, वर्किंग और फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना है, तब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब आप देखें, इन्होंने इसको एक प्रैक्टिकल सॉल्व किया हुआ है कि हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने यूज़र से कहा है कि मार्क्स इंटर करे। इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन 80 तो प्रिंट करवा दो ए ग्रेड। अगर 80 से कम होंगे, ग्रेटर देन 80 नहीं होंगे तो दूसरी कंडीशन चेक करेगा। ग्रेटर देन 60 है तो बी ग्रेड प्रिंट करवा दो। अगर ये भी गलत है और ये भी गलत है तो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, फिर चेक करो 40 से ग्रेटर है तो सी ग्रेड प्रिंट करवा दो। अगर ये तीनों गलत हो गई हैं तो लास्ट में क्या करो, यू आर फेल प्रिंट करवा दो। अगर 60 वाली ट्रू हो गई थी तो बी ग्रेड प्रिंट करवाएगा और बाकी सारों को स्किप कर देगा। तो ये सिंपल इफ एल्स इफ है। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही कि आपको आता होगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर नहीं आता, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। ये एग्जांपल सारी आप लोगों ने जितनी मैं स्किप करवा रही हूँ करनी है। इनमें से जो डिफ़िकल्ट लगेगी वो मुझे बता दें एट द एंड ऑफ चैप्टर। जैसे मैंने अभी आपको लास्ट चैप्टर के एंड पे एग्जांपल करवाई है ना, मैं आपको वो एग्जांपल्स करवा दूंगी जो आपको समझ नहीं आई या जो आपको डिफ़िकल्ट लग रही हैं। तो इसलिए आप मुझे खुद ही बता दीजिएगा कि आपने कौन से एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पे करके बताऊँ, विजुअल बेसिक में उसका आउटपुट रन करके दिखाऊँ। आगे जब हम कंडीशंस बनाते हैं तो हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और जब हम एक से ज़्यादा कंडीशंस को एक साथ इवेलुएट करते हैं, मोर देन वन कंडीशंस, तो हम कंपाउंड कंडीशंस कहते हैं उन्हें। कंपाउंड मीन एक से ज़्यादा कंडीशंस को हमने कंबाइन कर दिया है। जिससे मैंने ये चेक करना है कि एक स्टूडेंट है, उसके अगर इंग्लिश में मार्क्स ग्रेटर देन 40 हैं और उर्दू में भी ग्रेटर देन 40 है तब वो पास होगा। अगर किसी एक में भी लेस देन 40 आ गए हैं तो वो फेल हो जाएगा। अब मुझे दो सब्जेक्ट के मार्क्स चेक करने हैं तो मुझे दो कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। तो हम ऐसी स्टेटमेंट्स को
दो कंडीशंस जब लगाते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि हम कंपाउंड कंपैरिजन कर रहे हैं, हम कंपाउंड कंडीशंस लगा रहे हैं, ठीक है। और कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने पढ़े हैं और एंड नॉट। और ये किस लिए यूज़ होते हैं? जब हमारे पास दो कंडीशंस हैं तो एंड हमारे पास उस वक्त ट्रू होता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो। मीन कंडीशन वन एंड कंडीशन टू दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स है, सारा फॉल्स। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, दोनों ट्रू होंगे। या आप ये कह लें जब सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये ट्रू होगा, कोई एक भी गलत हो गई फॉल्स होगी तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो जब आपने सारी कंडीशंस को चेक करना है और सारों का ट्रू होना ज़रूरी हो, लाजमी हो, तो फिर हम क्या करते हैं? एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और अगर यूज़ करने का मेथड इसमें बहुत सिंपल है, हम ये एंड का वर्ड ही लिखते हैं, इसमें कोई सिंबल यूज़ नहीं होता, सिर्फ हम एंड का वर्ड लिखते हैं विजुअल बेसिक के अंदर, जो कि इसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का काम क्या होता है कि इसने दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को वैल्यूएट करना है और ये सिर्फ एक कंडीशन में फॉल्स होगा, जब दोनों फॉल्स होंगी। ठीक है? और का मतलब है कि कोई एक भी अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, दो कंडीशंस में से अगर एक भी सेटिस्फाई कर देती है तो ओके कर दो, अगर कोई भी ओके या ट्रू नहीं होती तो फिर फॉल्स कर देगा। देखिए फॉल्स और फॉल्स फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू हैं क्योंकि इनमें कम से कम एक ट्रू होना चाहिए। जैसे उसमें कम से कम, जैसे इसमें सारे ट्रू होना ज़रूरी है, इसी तरह इसमें सारे फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, अदरवाइज़ वो उनको ट्रू कर देगा। ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोज़िट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, अच्छा इसको लिखने का भी मेथड हमारे पास क्या है, हम और का वर्ड लिखते हैं, OR और, ये OR और लिखा जाता है, कोई सिंबल यूज़ नहीं होता विजुअल बेसिक में। ये देखें, A ग्रेटर देन 500 और B ग्रेटर देन 500, यहाँ पे वो चेक करेगा इन दोनों में से कोई एक भी 500 से बड़ा हो गया तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और एंड में क्या था, अगर ये दोनों 50 से बड़े होंगे तो ट्रू होगा, अगर इनमें से A 55 है और B 49 है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ट्रू होना ज़रूरी था। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है, इनको लॉजिकल ऑपरेटर हम बोल रहे हैं। नॉट ऑपरेटर ये यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। और इसका काम क्या है, ये ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है। नॉट का ऑपरेटर लगाते हैं और एक कंडीशन के साथ आप लगा देते हैं, अगर ट्रू है तो उसके रिजल्ट को ये ऑपोजिट कर देगा, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। ये देखें, A 100 है और B 50 है, A इक्वल्स टू B इज फॉल्स, 100 इज नॉट इक्वल्स टू B। ये फॉल्स था लेकिन इसका आंसर ट्रू आया हुआ है क्योंकि हमने उस फॉल्स के साथ फिर कौन सा ऑपरेटर लगाया है, नॉट का, उसने इस फॉल्स को ऑपोजिट करके क्या दे दिया, ट्रू। okay, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी यहाँ पे सॉल्व है, ये देखें, मैथ के मार्क्स एंटर करने हैं और इंग्लिश के, अगर मैथ के मार्क्स भी ग्रेटर देन 80 हैं और इंग्लिश के भी ग्रेटर देन 80 हैं, यू आर सिलेक्टेड। मीन दोनों के 80 से ज़्यादा होंगे या 80 होंगे तो सिलेक्ट होगा, अगर इनमें से कोई एक भी कम हो जाएगा तो वो क्या कहेगा, यू आर नॉट सिलेक्टेड, क्योंकि इसके दरमियान में क्या है, एंड दोनों का ज़्यादा होना ज़रूरी है। ओके, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, हम्म, ओके, नेक्स्ट जो आपके पास स्ट्रक्चर है वो है नेस्टेड इफ देन एल्स। और नेस्टेड इफ एल्स या नेस्टेड इफ देन एल्स क्या था, अगर आप एक इफ स्ट्रक्चर के अंदर एक और इफ स्ट्रक्चर लगाएंगे तो उसको आपने क्या बोला था कि ये नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे भी उसी तरह अगर आप एक इफ स्ट्रक्चर के अंदर एक और इफ स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, देखें इफ कंडीशन देन, और ये इसका एल्स है, आउटर इफ है, ये वाला हमारे पास आउटर इफ है, और उसके अंदर अगर हमने एक और इफ लगा दिया ये वाला स्ट्रक्चर, तो अब एक इफ के अंदर विदाउट स्टेटमेंट हमने साइड बाय साइड दोनों, इन दोनों के दरमियान में और कोई स्टेटमेंट नहीं है, दो इफ हमने इकट्ठे लगा दिए हैं तो ये हमारे पास क्या है, नेस्टेड इफ है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर इस पे आएगा, ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जब ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास या ये दोनों कंडीशंस हमारे पास ट्रू होंगी। अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाती है तो ये
एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर ये फॉल्स हो गई है, ये ट्रू थी और ये हमारे पास फॉल्स हो गई है, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि इस वाली स्टेटमेंट जो सेकंड एल्स वाली स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये बिल्कुल एंड की तरह है, जब तक ये दो कंडीशंस ट्रू नहीं होती ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इफ नेस्टेड इफ देन एल्स मीन यूजिंग एन इफ स्ट्रक्चर विद इन एन इफ स्ट्रक्चर। और इसका फ्लो चार्ट देखें कैसे हमारे पास है कि हमने फ्लो चार्ट ऑफ नेस्टेड इफ, पहली कंडीशन चेक की, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो फिर दूसरी कंडीशन चेक होगी, अगर वो ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। दो ट्रू स्टेटमेंट्स एंड दोनों के ट्रू होने पे ये एग्जीक्यूट होगा। अगर पहली फॉल्स होगी है तो वो दूसरी पे आएगा ही नहीं, एल्स वाली स्टेटमेंट्स पे चला जाएगा। पहली ट्रू होगी थी लेकिन दूसरी फॉल्स हो गई है तो फिर वो इस ट्रू वाली स्टेटमेंट पे नहीं आएगा, बल्कि बीबी स्टेटमेंट जो फॉल्स के साथ है उनको एग्जीक्यूट करेगा और लास्ट पे प्रोग्राम को एंड कर देगा। इनके फ्लो चार्ट्स बहुत अच्छे से याद रख लें। आपके जो टेस्ट होने हैं, जो कॉलेज में पेपर होने हैं, जो फाइनल में होने हैं, फ्लो चार्ट्स आपने ज़रूर बनाने हैं, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। ओके, ये इस तरह की एग्जांपल्स आपने सी में की हुई हैं, इनको एक दफ़ा पढ़ें, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। ओके, नेक्स्ट वन आपके पास है सिलेक्ट केस। सिलेक्ट केस में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास बिल्कुल स्विच स्टेटमेंट की तरह है। स्विच केस, उसमें हमने क्या पढ़ा था, हम स्विच का वर्ड लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सिलेक्ट केस स्टेटमेंट लिखते हैं। इज ए कंडीशनल स्ट्रक्चर, इट इज़ यूज फॉर चेकिंग द रिजल्ट ऑफ ए सिंगल एक्सप्रेशन। एक ही एक्सप्रेशन होता है और हम उसके रिजल्ट के लिए मल्टीपल वैल्यूज चेक करते हैं, और जो वैल्यू उस एक्सप्रेशन के रिजल्ट से मैच कर जाती है हम वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देते हैं। और ये किसका अल्टरनेट है, इज़ ए गुड अल्टरनेट ऑफ नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर। नेस्टेड इफ की जगह हम सिंपली सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर स्टार्ट विद सिलेक्ट केस कीवर्ड, ये शुरू कहाँ से होता है, सिलेक्ट केस का कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद वो एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू को आपने चेक करना है। ये है सिलेक्ट केस। अभी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप स्विच लिखते थे, स्विच स्टेटमेंट आपने लिखा है ना, यूज किया है। हमने यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लिखी थी, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्विच स्टेटमेंट। तो यहाँ पे स्विच के बजाय क्या लिखना है, सिलेक्ट केस, उसके आगे वो एक्सप्रेशन लिखना है जिसकी वैल्यू ए बी सी, कोई वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम कंपेयर कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे वो वैल्यूज देनी है, वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री। और लास्ट में जहाँ पे स्विच में आप डिफॉल्ट लिखते थे यहाँ पे केस एल्स लिखा जाता है, और इनके अंदर स्टेटमेंट्स होंगी एंड सेलेक्ट होगा, इसमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं हो रही। कि मैं इसको अगर जी, तो ये देखें इसका फ्लो चार्ट भी क्लियरली बता रहा है इसने क्या करना है, एक्सप्रेशन वैल्यू वन ट्रू है तो स्टेटमेंट वन एंड, अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर वैल्यू टू स्टेटमेंट एंड, अगर वैल्यू टू भी ठीक नहीं है तो थ्री फोर, ये बारी बारी सारी स्टेटमेंट सारी वैल्यूज को चेक करता है, जो ट्रू मिल जाती है उसके वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं और उसके बाद प्रोग्राम हमारा एंड हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें आप देखें प्रोग्राम की हेल्प से मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। अच्छा जी, ये देखें डिम एन एज इंटीजर, और एन की वैल्यू कहाँ से ली है, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट से ये इनपुट लिया है यूजिंग टेक्स्ट बॉक्स। अब सिलेक्ट केस इज ए कीवर्ड और एन वो एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू हमने चेक करनी है। केस वन, केस का कीवर्ड और वन, अगर ये एन के अंदर वैल्यू वन आई है तो प्रिंट कर दो ओ एन ई वन। ठीक है, अगर वैल्यू टू आई है तो क्या प्रिंट कर दो टी डब्ल्यू ओ टू, अगर वैल्यू थ्री आई है तो क्या प्रिंट कर दो टी एच आर डबल। अब इनमें से कोई एक ही वैल्यू होगी क्योंकि हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है, तो जो वैल्यू आएगी उसको प्रिंट करवा दो। अगर फाइव तक कोई वैल्यू नहीं है, इनमें से कोई कंडीशन कोई केस ट्रू नहीं होता, तो एंड पे वो क्या करेगा, इसको प्रिंट करवा देगा। और क्या प्रिंट करवाएगा, आउट ऑफ रेंज। हमारी रेंज में वन से फाइव तक था, इससे अगर कोई बड़ा है तो हम ये भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन फाइव। तो लास्ट में हमने सेलेक्ट केस लिखा था, तो जैसे एंड इफ किया था वैसे यहाँ पे एंड सेलेक्ट हम लिखते हैं।
अच्छा जी, अब ये एग्जांपल जिसमें बहुत सारी सॉल्व हुई हुई हैं, ये देखें। इंटर इनपुट बॉक्स के थ्रू वो कैटेगरी ले रहे हैं ए सी एफ एच और एस। अगर ए है तो एडवेंचर मूवी, अगर सी है तो कॉमेडी मूवी, अगर एफ है तो फैमिली मूवी, अगर एच है तो हॉरर मूवी। उसी तरह से सिलेक्ट केस, वो वेरिएबल का नाम जिसका वैल्यू चेक करनी है, फिर वो वैल्यूज़ ए है तो सी है, जो ट्रू हो जाएगी उस वैल्यू के अकॉर्डिंग मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर सारी फॉल्स हो गई हैं तो लास्ट में वही ये कर देगा कि प्लीज़ सेलेक्ट एनी वैलिड कैटेगरी फ्रॉम ए सी एफ एच, और जो भी हमने उसे बताई हुई हैं उसके अलावा कोई सिलेक्ट करने को नहीं देगा। अच्छा जी, अब ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस वाले भी हैं। ओके, ये तो आपके पास फर्स्ट फॉर्म थी। अच्छा जी, ये जो आपने पढ़ी है ये आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्ट केस है, जिसमें आप सिर्फ एक वेरिएबल दे रहे हैं और उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेक कर रहे हैं कि क्या है, जो वैल्यू मैच हो जाएगी वो आएगी। अब सेकंड फॉर्म ऑफ सिलेक्ट केस है आपके पास, जिसमें आप रेंज बताएंगे। ठीक है, अब एक वैल्यू नहीं है, एक रेंज है कि 1 से 39 के दरमियान में अगर है तो एफ कह दो, अगर 40 से 60 के दरमियान में है तो सी कह दो, अगर 61 से 80 के दरमियान में है तो बी कह दो। तो हम इस तरह रेंज भी दे सकते हैं। अगर इसको मैं एक एक वैल्यू करके करती तो कितने केसेस बनते, 1 से 100 तक 100 केसेस हमने बनाने थे। अगर हमने केसेस वैल्यूज ज़्यादा हैं तो हम रेंज ऑफ वैल्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। और रेंज ऑफ वैल्यूज़ देने का मेथड क्या है, ये देखें, सिंपल है, ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मेथड वही, सिलेक्ट केस और वैल्यू, और यहाँ पे आप केस के अंदर क्या लिखेंगे, 1 to 39। पहले यहाँ सिर्फ एक 1 था, अब हमने रेंज बता दी है 1 to 39, 40 to 60। जिन पे आंसर सेम है उनको हम कंबाइन करके एक ही केस बना रहे हैं, 61 to 80, 81 to 100 और एंड सेलेक्ट। एल्स केस हमने यहाँ से स्किप कर दिया है, जिस इट्स मीन कि वो हमारे पास ऑप्शनल था, हम उसे स्किप कर सकते थे। अब हमारे पास थर्ड फॉर्म आ गई है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज़ भी बता सकते हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ भी दे सकते हैं कि इनमें से अगर कोई वैल्यू है तो प्रिंट करवा दो। अच्छा, ये एग्जांपल बहुत क्लियर नहीं है। जैसे आपके पास वॉवल नंबर्स होते हैं और बाकी सारे कुछ वॉवल्स होते हैं, कुछ वॉवल्स नहीं होते। अच्छा जी, ये दो थर्ड और फोर्थ फॉर्म, ये यहाँ पे एग्जाम्पल अगर मुझे इसकी कोई क्लियर मिलती हैं तो मैं वहाँ से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हमने लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ देनी है, एक तो रेंज थी ना हमारे पास जिसमें हमने बता दिया था 1 से 39 तक, दूसरा हमने ये बताना है 1 5 6, अगर ये तीन वैल्यूज़ हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा दे देते हैं। और फोर्थ फॉर्म में आपके पास ये है, ये फोर्थ फॉर्म ही थी आई थिंक, हाँ जी, जहाँ पे हमने, हमें अब रेंज पता है लेकिन पहली हमें नहीं पता इज ग्रेटर देन 85, 85 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो हम ओपन एंडेड भी बताते हैं। 85 तो एक्सीलेंट, 80 टू 84 है तो वेरी गुड, 75 टू 79 है तो गुड, 7, ये तो रेंज वाली ऑप्शन होगी। लेकिन इसमें पहला केस वो है इज ग्रेटर देन 85, मीन कि हम सिर्फ एक रेंज भी बता सकते हैं, इससे बड़ी होनी चाहिए तो कर दो। हम मिनिमम या मैक्सिमम, जैसे यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम बता रहे हैं उस तरह से इनको नहीं बता रहे, बल्कि हम सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता रहे हैं। अगर इससे बड़ा है तो ओके, एक्सीलेंट प्रिंट करवा दो। इसको हम, इन एग्जांपल्स को मैं आपको प्रैक्टिकली करवाऊंगी, ये थोड़ा डिफरेंट है उस स्टेटमेंट से जिस जो हमने पहले किया। ओके, अच्छा जी, इसमें लास्ट आपके पास है गो टू स्टेटमेंट। आई थिंक ये गो टू लेबल वाली स्टेटमेंट ही है। गो टू स्टेटमेंट, ये गो टू स्टेटमेंट से रिलेटेड है। अच्छा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। आपने फर्स्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ सिलेक्ट केस तक सारी एग्जांपल्स करनी है। थर्ड फोर्थ गो टू स्टेटमेंट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और फिर इनकी एग्जांपल्स मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। अगर कुछ समझ नहीं आया तो बार बार मैं कह रही हूँ, लेकिन कोई क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से आ नहीं रहा, बाद में जब क्लास में करवाने लगेंगे तो फिर मैं क्वेश्चन के आंसर्स नहीं करूँगी, फिर सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगी। इसलिए आपको भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लिया करें, एग्जाम्पल सॉल्व करें। कोई एग्जाम्पल नहीं समझ आ रही तो अभी पूछें, बाद में आप लोगों के मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने आपको दूसरी बुक जो आपकी
डेटाबेस की है और इसके भी आगे बहुत से पार्ट हैं जो इससे डिफरेंट हैं, वो भी करवाने हैं। तो अभी बहुत सीरियसली पढ़ें इसे। अल्लाह हाफ़िज़।